तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 अभी इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने ही संपूर्णता अभियान 2.0 को शुरू किया। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक यानी कि 3 महीने चलने वाला एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में भी आवश्यक सरकारी सेवाओं की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संपूर्णता का मतलब क्या हो गया? संपूर्णता का मतलब पूर्णता या 100% उपलब्धता। तो इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि चयनित क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और विद्यालय सुविधाओं जैसे लाभ प्राप्त हों, न कि ये केवल कुछ ही लोगों को मिले, बल्कि हर लोगों पे इसका अधिकार है। हर लोगों को ये बेसिक नीड या जो भी सरकारी सेवाएं हैं वो उन तक पहुंच सके। तो इस अभियान में कवर होंगे 112 आकांक्षी जिले और 513 आकांक्षी ब्लॉक्स को इसमें कवर किया जाएगा। तो संपूर्णता अभियान 2.0 क्या है, इसमें क्या होगा, किसने इसको शुरू किया, ये सारी बात हमने देख ली है। अब नीति आयोग ने शुरू किया तो नीति आयोग के बारे में जानते हैं। देखो, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी और सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। कुछ और प्रश्न मैं आपको नीति आयोग से करवाऊं रिवाइज। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में टॉप पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब इसको भी लॉन्च किया था नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बने राजीव गौबा। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जो है ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है? तो हथियाल जो कि मिजोरम का है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये जारी किया नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने अभी मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल भी घोषित किया था। ठीक है, तो नीति आयोग से ये हमने अलग अलग समय में करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े थे, वो सारे मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। तो अभी मेघालय ने अपना पहला राज्य स्तरीय मेघालय मसाला महोत्सव का आयोजन किया। कहां पर किया? मुंबई में किया। अभी 30 जनवरी को ये शुरू हुआ, 1 फरवरी 2026 तक ये चलेगा, जिसका उद्देश्य है मेघालय की लकाडोंग हल्दी जिसको जीआई टैग प्राप्त है, यहाँ का अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता जैसे प्रीमियम जैविक मसालों को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों को सीधे बड़े खरीदारों से जोड़ना। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है एग्जाम के लिए। देखो, ये प्रश्न अगर एग्जाम में आया और पहला ही ऑप्शन अगर एग्जामिनर ने मेघालय की कैपिटल को रख दिया शिलोंग, तो ज्यादातर बच्चा क्या सोचेगा, भाई ये मेघालय स्पाइस फेस्टिवल है तो मेघालय में ही होगा और उसकी कैपिटल में ही होना चाहिए, तो शिलोंग लगा के आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उत्तर है मुंबई। तो इस कारण से ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब बात मेघालय की हो रही है तो सीधे ले चलते हैं आपको मेघालय। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग हो गई, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। और देखो यहाँ पे बेहदीन खलम उत्सव होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, वांगला फेस्टिवल यहाँ पे होता है जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। और गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे पहाड़ियां भी हैं और उन्हीं के नाम पे ट्राइब्स भी हैं, या यूं कह दूं ट्राइब्स के नाम पे ही यहाँ पे पहाड़ियां हैं। और आपको पता है विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान ये भारत के मेघालय राज्य में कौन सा है? मौसिन राम जिसे आप कहते हो। कुछ और प्रश्न देखें मेघालय से, तो OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला ये दूसरा राज्य बना था। पहला तो आपको पता है केरल है और उसका नाम है, उसके OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है एक बार। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर शिलोंग में स्थापित होगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनेगा। नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? शिलोंग में। नेक्टर मतलब नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। और 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो ये भी 2025 में हुआ था शिलोंग में। और ये याद रखना 2027 में जो 39 नंबर के नेशनल गेम्स हैं ये मेघालय में होंगे।
और अभी 38 नंबर के हुए थे 2025 में उत्तराखंड में, जिसमें टॉप पे सर्विसेज था। मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को अभी जीआई टैग मिला। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो मेघालय। मेघालय राज्य की एर्री सिल्क को अभी जीआई टैग मिला था। इसको अहिंसा सिल्क भी कहते हैं। अभी 2025 में मैत्री एक्सरसाइज हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, मेघालय की उम्र में हुआ था। और ग्रीन डिपॉजिट योजना ये भी यहाँ पे शुरू हुई थी मेघालय में। ठीक है, तो इन सब कारण से मेघालय न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट जिसका नाम है गल्फ फूड 2026, इसका आयोजन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो यह है गल्फ फूड 2026। ये दुनिया का आप कहो सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन अभी 26 से लेके 30 जनवरी 2026 तक हुआ। और इसका ये 31 नंबर का 31वां संस्करण था, 31 नंबर का एडिशन था, जो कहां पर हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अगर स्थान में आप बात करोगे तो पहली बार 2 अलग अलग स्थानों पे इसका आयोजन हुआ दुबई में ही है। एक तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई एक्सपो सिटी में। आप तो दुबई याद रखना। और एक और हमारे लिए अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि भारत जो है पहली बार इसमें पार्टनर कंट्री, भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहा है। तो ये इवेंट दुनिया भर के फूड प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स और खरीदारों को एक साथ लाता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट, गल्फ फूड इसका नाम है। दुबई में इसका आयोजन हुआ, 31वां संस्करण हुआ अभी। अच्छा, फूड से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं पहले। अगर पूछते हैं आपसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है भैया? 7 जून को। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है ना 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, इसीलिए। भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहां पर लॉन्च हुई थी? उज्जैन में। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिट, ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, हुआ नई दिल्ली में, जिसमें भागीदार देश, पार्टनर कंट्रीज थे न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और फोकस कंट्रीज जापान, यूएई, वियतनाम और रूस। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, इसमें टॉप पे केरल रहा। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 इसको जीता मारी अंगेला हुंगरिया ने, ब्राजील से हैं। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 नाइट्रो कैप्ट ने जीता, एक स्वीडिश स्टार्टअप है। और अभी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे रविंद्र कुमार अग्रवाल। अभी ये तो 2026 में बने थे। तो ये फूड से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने मैं आपके सामने लेके आ गया। बाकी देखो यहाँ पे दुबई में आज जो हमने प्रश्न पढ़ा, गल्फ फूड 2025 का आयोजन हुआ दुबई में। दुबई से और क्या क्या प्रश्न आप याद रख सकते हो? अभी 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हुआ था दुबई में। उसके अलावा भारत 2024 में किस शहर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? तो दुबई। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट ये बनी दुबई। दुबई ने ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की। कौन सा आईआईटी दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा? आईआईटी मद्रास। वन फ्रीजॉन एयर पासपोर्ट लॉन्च किया था दुबई ने। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 भी हुआ था दुबई में। किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया था? तो भी आंसर होगा दुबई। ठीक है, तो इन सब कारण से दुबई न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इंडियन न्यूज पेपर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जनवरी को। तो हर साल भारत में 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको ये तो पता है ना, भारत का पहला समाचार पत्र, पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो आप कहोगे बंगाल गजट था। और ये 29 जनवरी 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 29 जनवरी को हम इस दिन को मनाते हैं। अच्छा, ये जो बंगाल गजट था ये अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको प्रकाशित किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। इसके अलावा एक प्रश्न आपका ये भी बनता है कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था? तो वो था उद्दंड मार्तंड, जो प्रकाशित हुआ था 1826 में। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर के द्वारा। इसी तरह से 2-3 प्रश्न और याद रखना, ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको करवा रहा हूं। अगर पूछते हैं कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को, जिन्होंने 1835 में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर भारतीय प्रेस को आजादी दिलाई थी, इसीलिए कहा जाता है उनको भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। और ये प्रश्न भी आया था एग्जाम में कि समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आया था? 1878 में। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर कंट्रोल करना।
और ये लॉर्ड लिटन के समय आया था ताकि ब्रिटिश सरकार की आलोचनाओं को ये दबा सके। और फिर आगे चल के बाद में 1882 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। वैसे आप जानते हो हमारे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल कौन है? योगेश बावेजा है। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखना। और आज का दिवस हमारा क्या था? इंडियन न्यूज़पेपर डे 29 जनवरी। चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है। 25 जनवरी को नेशनल वाटर डे और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया और 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले ये कुछ होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, वही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जब मैंने आपको थ्योरी बताई है वहां पे इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ही ये प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो उम्मीद है अब ये प्रश्न आप आराम से कर पाओगे यहाँ पर भी, और आगे भविष्य में अगर एग्जाम में ये प्रश्न टकराएंगे तो आप कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के प्रश्न तो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के पहले इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है अंतरिक्ष हब। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन शब्दों से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। हैबिटेट मतलब एक तरह से घर हो गया, और स्पेस मतलब स्पेस में एक घर है, और इन्फ्लेटेबल का मतलब हो गया जिसको आप फुला सकते हो, जिसमें हवा भर सकते हो। अभी और अच्छे से समझाता हूँ। तो बंगलुरु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है आकाश लब्धि, और यही भारत का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट बना रहा है, और उसका इसने नाम रखा है अंतरिक्ष हब। तो आप कह सकते हो ये एक तरह का स्पेस हाउस है। मैंने आपको बताया ना, अंतरिक्ष में एक घर स्पेस हाउस है, और इस घर को हम क्या कर सकते हैं, जब रॉकेट अंतरिक्ष में जाएंगे तो उस रॉकेट में उस घर को फोल्ड करके उसका आकार छोटा करके उसको रख देंगे, और जब वो स्पेस में चला जाएगा, अपने ऑर्बिट में वो चला जाएगा, तो वहां पे पहुंच के गुब्बारे की तरह वो फूल जाएगा, और फिर वहां पे वो घर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध कराएगा। तो इससे फायदा क्या हो गया, जब हम उसको यहाँ से भेज रहे हैं तो उसको कंप्रेस करके भेज रहे हैं, उसके अंदर की हवा निकाल के भेज रहे हैं, तो वो बहुत कम जगह में, और उसका वजन भी कम होगा, तो उसको भेजना आसान होगा। कम जगह लेगा, कम वजन होगा, तो भेजना आसान होगा। और वहां जाकर के अंतरिक्ष में जाकर के उसके अंदर हवा भर दी जाएगी, तो उस वापस वो बड़ा हो जाएगा साइज में, और उसके अंदर अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, वो स्पेस में घर होगा। तो ये चीज है। ये फायदा क्या है, जो पारंपरिक अभी तक धातु से बने हुए जो अंतरिक्ष स्टेशन होते थे, उनसे ये हल्का होगा, सस्ता होगा, ले जाने में आसान होगा, और इसमें विकिरणों से ज्यादा सुरक्षा भी मिलेगी। अब आपको ये समझ में तो आ गया ये है क्या, लेकिन याद रखना इसको किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया और इसका नाम क्या है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखना। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने अच्छे अच्छे कारनामे किए जो अक्सर न्यूज में रही, तो वो सब जो इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अगर पूछे कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रोमी-1, इसे 2024 में चेन्नई से लॉन्च किया था। किसने? एक तमिलनाडु का स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया ने। अगर पूछे भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, इसका नाम विक्रम एस है। किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने, हैदराबाद की कंपनी है। और भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जिसका नाम धनुष है, इसको स्थापित किया अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई की कंपनी है। कहां पर स्थापित किया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। उसके अलावा भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने, चेन्नई में ही। उसके अलावा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसे 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया, उसका नाम क्या है? धवन-1 है। किसने बनाया? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ही। और दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम है अग्निलैट, इसको तैयार किया अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। और उसके अलावा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण, इसको भी अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने बनाया, और इस रॉकेट में ये जो अग्निलैट इंजन है ये लगा हुआ है। भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल यानी कि प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन जिसका नाम है फायरफ्लाई, इसको लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है पिक्सेल, जिसका मुख्यालय है बंगलुरु में। और दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, इसको भी लॉन्च किया था किसने? दिगंतारा स्टार्टअप ने, ये बंगलुरु का है। स्कॉट मतलब हो गया
स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ये सब भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनीज हैं जो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रही थी। कुछ भारत का पहला, कुछ दुनिया का पहला, इस तरह से इन्होंने बनाया है। तो ये प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही असम के तिनसुकिया जिले के डुमडुमा एक क्षेत्र है, वहां पर मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना को शुरू किया। तो ये योजना क्या है? तो ये योजना चाय बागान श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है। मतलब असम के जो पंजीकृत, जो रजिस्टर्ड चाय बागान है, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनको 5,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि इसमें दी जाएगी। कितने रुपये दिए जाएंगे ये जरूर याद रखा करो, इस तरह की योजनाओं में रुपये पूछ लेता है एग्जामिनर। तो 5,000 रुपए। तो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री एतीकोली दूती पात योजना, असम में शुरू हुई है। तो चलो असम ही ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर नृत्य हो गया। शास्त्र क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव, बेखो उत्सव यहीं पे होता है। असम का जो नवीनतम लेटेस्ट 7वां नंबर का नेशनल पार्क वो कौन सा है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। उससे पहले 6 कौन से हैं? औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं आपको यहीं पर मिलेगा, डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह है भूपेन हजारिका, डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना हुआ है ये। कुछ और प्रश्न देखें असम से। एक याद रखना, ये चराइचुंग महोत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा, असम में मनाया गया। चराइचुंग पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा असम में। असम में जो माजुली द्वीप है वहां पर, ये माजुली द्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न बनता है। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है क्योंकि। और अभी 27वीं नवरत्न कंपनी बनी थी नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये असम में है। असम में अभी प्रेरणा स्कीम भी शुरू हुई थी। और मोइदम ये भारत का 43rd नंबर का यूनेस्को विरासत स्थल बना था जो असम में है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू हुई असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। असम ने संस्कारशाला कार्यक्रम भी शुरू किया था 4 से 14 साल के बच्चों के लिए, उनको इसमें अच्छे संस्कार मिलेंगे। भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने असम के मिसामारी में एक हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी थी। और बगरुम्बा हमने पढ़ा था, असम का लोक नृत्य है जो कि बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और बोडो से एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है बोडा त्योहार। ये बोडा त्योहार हाटी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। अभी कुछ दिन पहले ही मनाया था तो इसीलिए मैंने कहा साथ में लिख देता हूँ, दोनों साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक या इसे ही रजोनिवृत्ति क्लिनिक आप कहें, इसको शुरू किया गया? तो इसका तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पहले समर्पित रजोनिवृत्ति क्लिनिक यानी कि मेनोपॉज क्लिनिक की अभी शुरुआत की है। तो ये क्लिनिक राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में संचालित होंगे। अब होता क्या है ये? तो उसके लिए पहले आप इस शब्द को समझें, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? तो ये एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जब महिलाओं में मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स जो स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और वो गर्भधारण करने में असमर्थ हो जाती है। और ये आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में होता है। और इसकी पुष्टि तब होती है जब 12 महीने तक लगातार माहवारी न आए। और ये होता है मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण। तो उसी को रजोनिवृत्ति कहते हैं। और इस अवस्था में महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होने लगती है, जैसे कि उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे आप कहते हो, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। और इन सब की जागरूकता की कमी के कारण कि ये सब क्यों हो रहा है, वो शारीरिक तो कमजोर हो ही रही है, साथ में मानसिक तनाव भी झेलती है। लेकिन अब इन क्लिनिक्स में इन महिलाओं को विशेष देखभाल और सही उपचार दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये देश का पहला समर्पित, किसको समर्पित? मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति एक क्लिनिक है जिनको शुरू किया गया महाराष्ट्र में। तो अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये ध्यान में रखना।
अच्छा, क्लिनिक से ही एक प्रश्न मैं आपको और करवाता हूँ रिवाइज। आपको याद होगा हमने पढ़ा था देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक ये कहाँ पर खुला था, याद है आपको? चंडीगढ़ में। और क्या होता है इस क्लिनिक में, एम्प्यूटी क्लिनिक में? तो ये क्लिनिक उन लोगों की देखभाल और पुनर्वास प्रदान करता है जिन्होंने अपने शरीर का कोई अंग दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण खो दिया है। तो उनके लिए था ये एम्प्यूटी क्लिनिक। ये देश का पहला था जो खुला था चंडीगढ़ में। अब जैसे इस प्रश्न में हमने बात करी ना कि देश का पहला, तो यहाँ पे देश के पहले से संबंधित और कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन ये महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में दो तीन बातें याद रखना। एक तो कैपिटल मुंबई है, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर याद रखना आचार्य देवव्रत है। और डेप्यूटी सीएम अभी न्यूज में थे, क्योंकि दो डेप्यूटी सीएम थे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। और अजित पवार का भी कुछ समय पहले ही हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, मतलब विमान का उनका जो एक्सीडेंट हो गया उसमें इनका निधन हो गया, हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था। ठीक है, बाकी चलो अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कुछ इस तरह के प्रश्न जहाँ पे हमने बात करी देश का पहला, भारत का पहला। क्या क्या प्रश्न है वो? अगर पूछे कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ पर खुलेगा, अमरावती आंध्र प्रदेश। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ, मुंबई में। भारत की पहली आर ओ फेरी सेवा कहाँ पर शुरू हुई, गोवा में। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश से हैं। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत गए थे। और आप मुझे बताओ कि अभी इनको 2 अवार्ड दिए गए थे, वो 2 अवार्ड कौन कौन से हैं? अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था, तो आपको बताना है। बाकी भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हुआ, झारखंड में। और देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया था चेन्नई में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ शुरू हुई, वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज ये मध्य प्रदेश में खुला जाएगा, मध्य प्रदेश में भी कहाँ, जबलपुर में। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये बनेगी, कौन बनाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया, और इनमें से वो कौन एक नहीं है, प्रश्न ये है। तो सही उत्तर होगा सांची। तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने उड़ीसा के बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को भारत की टेंटेटिव लिस्ट अस्थायी सूची में भी शामिल किया है। तो इस बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है, ललित गिरी, उदयगिरी और रत्नगिरी। यह त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिले में स्थित है, और उड़ीसा के अस्या पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इन तीनों बौद्ध स्थलों पर बुद्धिस्ट रिलीजन के तीनों संप्रदाय हिनयान, महायान और वज्रयान इनका प्रसार हुआ है। अच्छा, ये अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट का मतलब क्या हो गया? तो ये उन स्थलों की सूची होती है जिन्हें कोई देश भविष्य में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखता है। और किसी स्थल को फाइनल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने से पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में होना अनिवार्य है। तो इसलिए पहले इसमें शामिल करना होता है, और फिर यहाँ के बाद यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए सजेस्ट करते हैं। और यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। और नए डायरेक्टर जनरल अभी बने थे, क्या नाम है, खालिद अल नैनी, ये इजिप्ट से हैं। और याद रखना यूनेस्को में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है विशाल वी शर्मा उनका नाम है। वैसे अगर अभी बात करें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के टोटल 44 स्थल है, जिसमें लेटेस्ट बना था 44वां कौन सा, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में। और यूनेस्को से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखो कि भारत ने अभी पहली बार यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की थी। 20वां एडिशन था वैसे इसका, लेकिन भारत ने पहली बार होस्ट किया था। अभी कहाँ, नई दिल्ली के लाल किले में। और उसी के बाद हमने देखा कि अभी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को शामिल कर लिया गया, और इस तरह से ये भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बन गया इसमें शामिल होने वाला। और अभी भारत को वर्ष 2025 से 2029 तक के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया था। और हैदराबाद के बाद अभी लखनऊ यूनेस्को की पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना था। और संपूर्ण राष्ट्र व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बना था इटली। तो यूनेस्को से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनेस्को एक अवार्ड देता है। कौन सा अवार्ड? कलिंग अवार्ड इसको कहते हैं, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है।
इसको स्थापित किया गया था 1951 में और पहली बार इसको दिया गया था 1952 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये? साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है 1951 में भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक के डोनेशन से हुई थी। उन्होंने दान दिया था, उससे ही इसकी स्थापना हुई थी। वैसे इस अवार्ड को हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। तो लास्ट 2023 वाला भी डेटा है, 2023 के लिए दिया गया था मेक्सिको की एना मारिया को। और इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, इसे भी प्रश्न आ सकता है। तो जगजीत सिंह बने थे 1963 में। ठीक है, तो ये भी एक हटके प्रश्न है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन प्रश्न छुपा रुस्तम है, एग्जाम में आ सकता है। और एग्जाम में आ सकता है नहीं कहूंगा, अभी 2025 में ही ये एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है। ये देखो आपके सामने शो कर रहा हूं, मैं बातें नहीं कर रहा हूं, आपको चीजें दिखा करके बता रहा हूं कि देखो एग्जाम में आ गया ये प्रश्न। तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा। और ये एक और एग्जाम में 2023 में आया था। इसमें एग्जामिनर ने देखो क्या चालाकी दिखाई, एक ही प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए। पहला कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया जाता है ये कलिंग अवार्ड, इसको भी बताओ। और एक प्रश्न ये भी करो आप। वैसे इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 2 भारतीय शहर हैं। दूसरा बना था जयपुर, और पहला वाला कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में पथिक एप्लीकेशन के साथ आधार इंटीग्रेट करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ये भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है, जिसने आधिकारिक तौर पर पथिक एप्लीकेशन के साथ आधार को एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट किया, जोड़ा है, उससे लिंक किया है। और ये जो पथिक एप्लीकेशन है, पथिक का फुल फॉर्म देखो पहले, प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेवलर्स एंड होटल इंफॉर्मेटिक्स। तो ये है क्या, पहले इस एप्लीकेशन की बात करें तो गुजरात में जो भी होटल्स हो गए, जो भी पीजी अकोमोडेशन हो गए, जो भी पीजी आवास हो गए, तो वहां पर अगर आप ठहरने जाते हो, आप होटल में रहने जाते हो, तो वहां पे आपका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा इस एप्लीकेशन की मदद से। तो वैसे जब हम होटल में जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड मांगते हैं, उसको रजिस्टर में एंट्री वेंट्री करते हैं 10 जगह पे। तो अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस एप्लीकेशन को आधार से लिंक कर दिया। तो ये काम कैसे करेगा, तो अब होटल वाले कागजी रजिस्टर रखने की बजाय इस एप्लीकेशन का उपयोग करके जो भी गेस्ट होंगे, जो भी मेहमान होंगे जो होटल में जाएंगे, उनकी जानकारी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब उस एप्लीकेशन में आपकी जानकारी आ जाएगी और वो उस जानकारी को वास्तविक समय में रियल टाइम में पुलिस को भेज सकेंगे। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन काम कैसे करेगा, तो होटल जो है जहाँ पे आप जा रहे हो, गुजरात में जो भी होटल है, वो कागजी रजिस्टर रखने की बजाय इस एप्लीकेशन का उपयोग करके मेहमानों की जानकारी वास्तविक समय में रियल टाइम में पुलिस को भेज सकेंगे। इससे क्या होगा, पुलिस को यात्रियों की तुरंत पहचान करने में मदद मिलेगी। और अगर कोई अपराधी होता है या अवैध प्रवासी होता है, तो अगर वो नकली आईडी का उपयोग करता है तो वो पकड़ा जाएगा, होटल में चेक इन नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न यही था कि पथिक एप्लीकेशन के साथ आधार जोड़ने वाली अभी देश की पहली पुलिस फोर्स बन गई है, कौन सी? अहमदाबाद। अच्छा, और कई पुलिस वाले अभी न्यूज में रहे थे, मतलब पुलिस से संबंधित कुछ प्रश्न, वो मैं आपको कराता हूँ। एक याद रखना, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने असम में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया था। और गृह मंत्री जी ने ही हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया था अहमदाबाद में। गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की थी कर्नाटक ने। छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया दिल्ली पुलिस ने। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसमें ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 दुबई में हुआ। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम से एक पहल शुरू की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर E0 एफआईआर पहल शुरू की? दिल्ली। 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2029 में भारत में होंगे, अहमदाबाद में, पहली बार भारत इनको होस्ट करेगा। लेकिन अभी 2025 में 21वां संस्करण बर्मिंघम यूएस में हुआ था। और इसमें मेडल टैली की बात करें तो टॉप पर अमेरिका रहा, भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब अगले वाले 2027 में जो 22वां संस्करण होगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होगा। हम तो 2029 जो 23rd नंबर का एडिशन है उसको होस्ट करेंगे। अभी अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ये भारत का ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला स्टेशन बना था, केरल के अल्लपुजा जिले में है ये। और अभी बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभिया ग्रेड लॉन्च की गई, जो महिलाओं के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। और 60वां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन हुआ रायपुर में। और केंद्र सरकार ने देश भर के लगभग 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए
सीआईएसएफ को नया सुरक्षा नियामक यानी कि सिक्योरिटी रेगुलेटर नियुक्त किया है। ठीक है, तो पुलिस से कुछ और ये प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है? तो आंसर होगा 6.8 से लेके 7.2%। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को निर्मला सीतारमण ने अभी संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा दिया गया। और इस सर्वे को जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वही तैयार करते हैं, जो वर्तमान में कौन है? अच्छा, वर्तमान में ये अच्छा प्रश्न बनेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन है। तैयार तो वो करते हैं, लेकिन पेश कौन करती हैं? जो हमारी वित्त मंत्री होते हैं निर्मला सीतारमण है। वैसे अभी ये बजट के पहले इसको पेश करा जाता है। तो सर्वेक्षण के अनुसार भारत लगातार चौथे साल सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। और वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अपर रेंज जो अनुमान है वो 7.2% है, और लोअर रेंज जो अनुमान है 6.8% है, मतलब इनके बीच रहने वाली है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 रहने का अनुमान है। तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। अपने वीडियो को सपोर्ट जरूर करना शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपको क्विज मिल जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, दोनों फ्री होती है। कहां पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? तो महाराष्ट्र, जूरी कैटेगरी में बता रहा हूँ। उसके अलावा किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून लागू किया? साउथ कोरिया। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया? मध्य प्रदेश। और आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य ये बना केरल। और केंद्र सरकार ने कहा स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह का निर्माण करने की मंजूरी दी? अंडमान निकोबार। किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की? गुजरात। नागोबा जतरा नाम का जो आदिवासी त्योहार है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? उड़ीसा। और राष्ट्र भौगोलिक दिवस मनाया गया 27 जनवरी को। और आखिरी प्रश्न था, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये शुरू किया? चाइना। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विथुट इसको किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।